नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सोमवार को फिर से अपन क्लास लेकर हाजिर हो गए हैं। कुछ विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं उन्हें पता नहीं होता है क्लास का शेड्यूल। तो साथियों ऐसा है, सोमवार से शुक्रवार तक क्लासेस दी जाती है। अगर कोई बीच में व्यवधान न आए तो, और कोई फैमिली कारण ऐसा हो जाता है तो बीच में ब्रेक हो जाती है, लेकिन करना नहीं चाहते, लेकिन वो ऑब्वियसली हो जाती है। तो अपने ये रहते हैं शेड्यूल। उसके बाद में सैटरडे और संडे को स्टूडेंट्स की क्यूरी से संबंधित ही वीडियो बनाए जाते हैं, जो उनकी डिमांड होती है, क्योंकि अदर एजुकेशन के अलावा उनको और चीजें जो जाननी होती है क्लासेस के अलावा, वे चीजें बनाई जाती है। तो इसी तरीके से अपना जो है फ्लो चल रहा है। आज का जो टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और यदि इंटरेस्टिंग नहीं लगता था तो आज के बाद आपको लगने लग जाएगा। पढ़ने जा रहे हैं अपन राजस्थान का पशुधन, और पशुधन के अंदर अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सभी पशुओं की किस्में भी पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से पूछा जाता है, याद किस तरीके से रखना है। अपना जो मेन फोकस रहता है, आप सभी को पता है कि याद किस तरीके से रखना है, ये सर जरूर बताते हैं। तो मैं जरूर बताऊंगा ये चीज कि याद कैसे रखा जाता है, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं, वो सारी चीजें। लेकिन जब भी अपन किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो महत्वपूर्ण जो होते हैं, वो प्रथम स्लाइड अपनी जैसे होती है वो अति महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सीधे आंकड़े होते हैं, और सीधे आंकड़े कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में सीधे के सीधे। तो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपन भी अब बिना समय को गवाए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों जान लो, आज अपन पशुधन पढ़ने जा रहे हैं। तो पशुधन जो है आपके वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपको मैंने यहां से दे दिया है। पशुधन समवर्ती सूची का विषय। अपने राजस्थान में जो पशु गणना करवाई जाती है, ये एक बार प्रश्न पूछा गया था। ये पशु गणना राजस्व मंडल करवाता है। कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर। ये राजस्व मंडल द्वारा करवाई जाती है पशु गणना, ये ध्यान रखें आप। फिर बात करते हैं कि भारत की पहली पशु गणना कब हुई। पहली पशु गणना, जैसे जनगणना पढ़ते हैं तो उसमें भी अपन पहली पढ़ते हैं। सभी चीजें जो जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो पहला जरूर पढ़ते हैं अपन। तो इसी तरीके से अपन देखते हैं कि भारत में पहली पशु गणना कब हुई। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा कि 1919-20 के अंदर भारत की पहली पशु गणना अपने संपन्न हुई थी। ठीक है, तो भारत की पहली पढ़ी, तो उसके बाद में नवीनतम पढ़ने भी जरूरी है। अब अपन को जिस पशु गणना को पढ़ना है और जो आंकड़े अपन को चाहिए वह ये पशु गणना है। तो ये आपके जो है वो 20वीं है। पहले तो ध्यान रखें, क्रम से तो देखा जाए तो ये 20वीं पशु गणना है। इसे 2017 में इसे शुरू किया गया, 2017 में शुरू किया गया, और ये आपके अक्टूबर 2019 में पूरी हो गई। ठीक है, अक्टूबर 2019 में। शायद कलर मार्कर का शायद फीका लग रहा होगा, ये भी सही नहीं है, कोई बात नहीं, अपने मैनेज कर लेंगे। तो अक्टूबर 2019 के अंदर इसे पूरा किया गया। 20वीं पशु गणना है, ये ध्यान रखना है, ये 20वीं है। अब जो सचिन तेंदुलकर है ना, उनके वापस समस्या होगी। तो पशु गणना के अंदर क्यों समस्या होगी? क्योंकि ये हर 5 साल में रिवाइज हो जाती है। यानी कि इसके अंदर अंतर कितना रहता है, कितने वर्ष में करवाई जाती है? ये 5 वर्ष में करवाई जाती है। ठीक है, जनगणना अपने होती है वो 10 वर्ष में करवाई जाती है, लेकिन पशु गणना जो है वह 5 वर्ष में करवाई जाती है। क्यों? समझते नहीं है ना, गणना जल्दी बढ़ जाती है। आजकल तो अपने क्या है, मानव भी थोड़ा समझ कम हो गई है। जब देखो भारत वालों की जनगणना कितनी बढ़ रही, आने वाले समय में चीन को तो इस मामले में नीचे दिखाई देगा कि तेरी इतनी औकात नहीं, हमारे देखो ज्यादा जनगणना बढ़ाने की सामर्थ्य है। तो ये पशु गणना जो है 5 वर्ष में करवाई जाती है, और इसी वजह से जो सचिन तेंदुलकर जो है, यानी कि तैयारी जो करने वाले पुराने खिलाड़ी है, उन्हें बार बार समस्या का सामना करना पड़ता है, खासकर ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या होता है कि आंकड़े बदल जाते हैं, आंकड़े बदलते वो पुराने तो मतलब कंठस्थ होते हैं याद, लेकिन उसमें नया वापस याद करना बहुत टेढ़ी चीज होती है। तो आप लोगों के लिए मतलब सलाम है आपको, जो आपको डबल संघर्ष करना पड़ता है। जो नवीनतम फ्रेशर जो है उसके लिए गोल्डन चांस होता है, ये ध्यान रखना। आप जितने फ्रेशर्स हो उनके लिए इतना गोल्डन चांस है कि आपको सारी चीजें पढ़ते ही याद होने लगेगी, क्योंकि आपके पास में पढ़ने को बहुत कुछ है लेकिन कंफ्यूज होने को कुछ भी नहीं है। जो पुराने हैं उनके लिए कंफ्यूज होने को बहुत कुछ है, और उनको ध्यान भी है, इतना सारा पढ़ना है, वो भी ध्यान रहता है। और वो चीज पढ़ते हैं ना तो वो उबाऊपन आ जाता है, और नए जो होते हैं उनको इंटरेस्ट बना रहता है। ये सबसे बड़ा उनके लिए, फ्रेशर्स के लिए प्लस पॉइंट रहता है। इसलिए अपन देखते हैं कि पहली बार में निकाला, तो पहली बार में निकालना बहुत मतलब अच्छी बात है कि पहली बार में, और निकालने उनके लिए गोल्डन चांस भी होता है कि पहली बार में एग्जाम यदि निकाल देते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है वो चीज। तो ये चीज ध्यान में रखें।
राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का हिस्सा कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता दूं 10.21% जो है वो राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में। सीधा मैं आपको ज्यादा गुमराह नहीं करूंगा कि सकल घरेलू उत्पाद आया है तो पूरे टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ आपको जो फैक्ट चाहिए वो बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज करने का उद्देश्य नहीं है। जो चीज चाहिए अपन को वहां से वो चीज ले ली और फिर बस, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपका ऐसा ही है, सिलेक्टिव सिलेबस है, ज्यादा मतलब हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है, बस व्यवस्थित रूप से और बार बार रिवीजन, यही आपके मूल कुंजी होगी जो आपको सफलता दिलाएगी। अब ये 10.21 है, याद कैसे रखोगे? देखो राजस्थान को अपन ने पढ़ा था कि 10.41, भारत का कितना प्रतिशत? 10.41, 10.21 करना है, 41 की जगह 21 करना है, ज्यादा कोई फेरबदल करने की। चौथी बाई 39 वर्ष की है, 10/41 के मकान में रहती है। ट्रिक याद है कि नहीं? टॉपिक में पहले बताई थी। जो सीधी क्लास देख रहे हैं वो सीधी मत देखना, क्रम से आओ, तब आपको व्यवस्थित रूप से तैयारी होगी। बीच बीच में क्लास से छोड़ के देखोगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे और इतनी व्यवस्थित नहीं हो पाएगी जितनी जो क्रम से देख रहे हो, क्रम से देखकर नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए बहुत फायदा है इसमें। तो ये चीज ध्यान में रखें। राजस्थान में वर्तमान पशुधन कितना है? देखो साथियों, मैं बार बार कहता हूं, मैं सिर्फ आपको आंकड़े बताने नहीं, सिर्फ पढ़ाने नहीं, मैं आपको याद करवाने आया हूं। और उसका तरीका, ये आंकड़े कोई याद नहीं करवाता वैसे, लेकिन मैं आपको आंकड़े भी याद करवाने की कोशिश करता हूं। देखो पशुधन कैसे याद रखना है, कुछ नहीं करना है, 5, 6, 7 नहीं करना, 8, तो 7 नहीं करना, तो फिर 6 और 8 में अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया 1 का। अब ये इसको निकालकर यहां पे लगा देना अपने डॉट, 568.01 लाख, ये आपका पशुधन है। देखो कितना आसान हो गया याद रखना। 5, 6, 7 नहीं लिख के 5, 6, 8 लिखना है, तो 8 लिखोगे तो अंतर कितना होगा? 1 का। 6 और 8 में अंतर कितना हो गया? 1 का। 6 और 8 में बीच में एक संख्या का ही अंतर है, तो 1 का अंतर है, तो ये आ गया 568.01। नहीं तो फिर 7 ही आ जाता, अंतर नहीं होता तो 7 लिख देते, लेकिन अंतर है। हालांकि ये आंकड़ा याद करने की ट्रिक है, आपको याद रखना 568 लाख जो है पशुधन की संख्या वर्तमान 20वीं पशु गणना के अनुसार यह है 568.01 लाख। ठीक है, 10.41 की जगह 21 करना है। ठीक है, क्योंकि 2021 चल रहा है तो 21 आपको याद रह जाएगा और 10 याद रहना ही चाहिए। राजस्थान में पशुधन में कमी या वृद्धि क्या हुई? कैसे? पिछली जो पशु गणना थी उसके मुकाबले अब जो पशु गणना हुई उसमें कमी हुई या वृद्धि हुई, ये पूछा गया है या ये प्रश्न बनता है, तो क्या उत्तर करेंगे? तो इसके अंदर सबसे पहले बता दूं, वृद्धि हुई नहीं है, इसके अंदर हुई है आपके कमी, और वो हुई है आपके 1.61% की कमी हुई है, ये ध्यान रखना। यदि पूछा जाए कमी हुई या वृद्धि तो सीधा आपको करना है कि कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? तो 1.61% की आपकी क्या हुई है? हाँ सही है, 1.61% की कमी हुई है। पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? राजस्थान की बात चल रही है तो अपन राजस्थान को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान आपको ध्यान रहे दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चलो ये भी क्लियर हो गया। राजस्थान का वर्तमान में पशु घनत्व कितना है? अब जो पिछली गणना थी उसमें 169 था, कितना था? 169। वर्तमान में आपको ध्यान रखना है 166। आप देखेंगे कि यहां कमी अपन ने दर्शाई है, 1.61% कमी हुई है, तो पशु घनत्व में भी कमी हुई है। कितने की कमी हुई पूछ ले तो 3 की कमी हुई है। ठीक है ना। अब 166 आपको याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, अब राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन यहां पे जो ये बता रहा हूं मैं आपको, वो है जिला। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन से जिले में है? ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में है। कहां है? बाड़मेर में। कैसे याद रखना है? देखो कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती है तो उसे अपन आम बोलचाल में बाढ़ कह देते हैं। जैसे जनसंख्या बहुत बड़ी, जनसंख्या की तो बाढ़ आ गई जैसे है, खूब सारी चीजें, मतलब गाड़ियां बहुत चल रही है सड़कों पे, गाड़ियों की तो जैसे बाढ़ आ गई है, तो पशुधन भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो पशुधन कहां बढ़ गए? बाड़मेर में बढ़ गए। कहां बढ़ गए? बाड़मेर में बढ़ गए। ये देखो बाड़मेर, याद हो गया ना हाथों हाथ। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। बस कोई कम करना, न्यूनतम पशु कट है धौलपुर में,
ले छोरा काम होगो। राजस्थान में न्यूनतम, अरे वायर भी बीच बीच में उलझता है माइक का। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन कौन से जिले में है? धौलपुर के अंदर है। सर्वाधिक कौन से जिले में? बाढ़ आ गई तो बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई? देखो, सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो भी फायदा हुआ है और सर्वाधिक कमी हुई है तो भी फायदा हुआ है। कैसे? बताता हूं। सर्वाधिक वृद्धि जिस पशु के अंदर हुई है वह है आपकी भैंस। तो भैंस में वृद्धि हुई है तो यानी कि दूध ज्यादा मिलेगा, दूध ज्यादा मिलेगा तो आपको बताइए फिर कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, मतलब सब तरह से अच्छा ही है दूध ज्यादा मिले तो भैंस में 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक वृद्धि किस पशु के अंदर हुई है पूछते हैं आपको, तो आपको करना है भैंस। और सर्वाधिक कमी किस में हुई है पूछा जाए तो आपको करना है गधा। गधे में सर्वाधिक कमी हुई है। ऐसे भोला प्राणी है बेचारे की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। भोला है तभी तो मूर्ख कह देते हैं, मूर्ख कह दे तो भी कोई नहीं करे, विरोध कौन करया करे कि तो बोलो है, सीधो है, मतलब बिल्कुल ही सीधो है, जने तो गद्दो है। तो आ ध्यान रखनी, कमी किमें हुई? गद्दा में हुई तो फायदो ही है, मूर्खारी कमी होगी। तो गद्दे में तो हुई कमी, वृद्धि किस में हुई? भैंस के अंदर हुई है सर्वाधिक वृद्धि। ठीक है, याद रह जाएगा। अब गधे के भी अंदर प्रश्न बहुत सारे पड़ते हैं, गधा लाता दे दी गोड़ा दे दिया ना तो हालत खराब करता है। क्यों? गर्दभ अभ्यारण्य पूछते हैं, डुल्लोद के अंदर आपके है, और गधों से संबंधित मेला पूछते हैं, लुणियावास में पड़ता है। गधों से संबंधित भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना। भोला है पर दुलत्ती बड़ी तेज मारता है, ध्यान रखना। सर्वाधिक पशु संख्या, कौन से पशु की संख्या मतलब सर्वाधिक है राजस्थान में, वह कौन सा पशु है जो सर्वाधिक संख्या में? बकरियां ज्यादा है राजस्थान के अंदर। क्या है? बकरी। बकरी की संख्या सर्वाधिक ज्यादा है। ठीक है, राजस्थान के अंदर बकरियां सर्वाधिक ज्यादा संख्या में पाई जाती है। भारत के पशुधन का राज्य में हिस्सा कितना है? यह प्रश्न बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लेवल का यदि बना प्रश्न तो यह बन सकता है, भारत के पशुधन का राज्य में हिस्सा कितना है? तो यहां पे आपको परसेंटेज लिखने, कुछ नहीं करना है, 10.58%। ठीक है, भारत के पशुधन का राज्य में हिस्सा कितना? 10.58%। ये याद करने पड़ेंगे साथियों। मैंने तो आपको ट्रिक भी बताई है, जैसे याद हो जाए वैसे आपको याद हो गए ना, फिर चाहिए ही क्या, इतना ही तो काम करना है बस। तो ये चीज है, मतलब इस तरीके से याद रखा जा सकता है। और मैं आपको याद करवाने, देखो गधा भी याद करा दिया, भैंस याद करा दी, 10.58 आपको याद करना पड़ेगा। धौलपुर बाड़मेर बता दिए, 166 ये बता दिया, और यहां से तो आपको याद करवाई दिए मैंने। मैन तो इसमें समस्या आती है, ये चीज याद करवा दी, ये याद करवा दी, बाकी आपके कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये आंकड़े नोट करो, अभी आंकड़े और है अगली स्लाइड में, और आपको बढ़िया बढ़िया चीजें देता हूं। और फिर अपन जब पशुधन, एक एक पशु को उठाकर पशुधन पढ़ेंगे, उसके अंदर आपके लीला लहर हो जाएगी इस क्लास के अंदर। तो संकोच बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो सिर्फ अपने जो साथी हैं उनको बताना है और क्लासेस को शेयर करना है। जितनी, मतलब आप देख सकते हो कि आपने जब से क्लासेस शेयर करनी शुरू की और विद्यार्थी जुड़े, उसके बाद में क्लासेस की गुणवत्ता और स्तर के अंदर कितना सुधार आया है। तो जितने ज्यादा अभ्यर्थी मतलब चाहते हैं, उतना ही हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता है कि इसमें सुधार और किया जाए और अच्छी तरीके से दी जाए और शिद्दत से क्लासेस दी जाए। क्योंकि पहले चंद विद्यार्थी थे, अब लगभग 1 लाख के करीब विद्यार्थी देखते हैं और आनंद ले रहे हैं क्लासेस का, जुड़े हुए हैं चैनल से। तो उतनी ही अपेक्षाओं के अनुसार क्लास भी देनी पड़ती है। तो शेयर जरूर करें पहले, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट लेकर खुद नोट्स बनाएं, उसके बाद में शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। पहले आप नोट कर लो, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो। पशुधन की अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं, और पशुधन की अगली स्लाइड और भी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर मैं आपको एक अवरोही क्रम बता रहा हूं। अवरोही का मतलब है ज्यादा से कम की ओर, आरोही का मतलब है कम से ज्यादा की ओर। ट्रिक पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे एक बार और बता देता हूं। अवरोही और आरोही की पहचान कैसे करें, क्योंकि बार बार आपके पूछा जाता है। अवरोही के अंदर आप देखोगे 4 अक्षर है और आरोही के अंदर 3 अक्षर है। तो जिसमें ज्यादा अक्षर है यानी कि ज्यादा से कम की ओर चल रहे हैं, जिसमें कम अक्षर है यानी कि कम से ज्यादा की ओर चल रहे हैं। जहां पे भी ये चीज पूछी जाती है उसको इस तरीके से याद रखें। एक कई लोगों के बायां दायां में कंफ्यूज होता है, तो ध्यान रखें कि बाद लिखकर अपने दिमाग में लाए कि मैंने बाद लिखा है। बी जिस तरफ ब लिखा है वो है आपके बायां, और जिस तरफ द लिखा है वो है दायां। या फिर ABCD लिखते हो तो बी जिस तरफ आएगा वो बायां है, डी जिस तरफ आएगा वो दायां है। कुछ बेसिक्स चीजें होती है जो अपन ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। यदि ऐसे भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप ध्यान रखें।
चलिए, अब अपनी जो ट्रिक है वो अवरोही क्रम पशुओं का है, पशुधन की श्रेणी में अवरोही क्रम है। उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा पशु संख्या, फिर उसके बाद में पशु संख्या, इस तरीके से ज्यादा से कम की और एक ट्रिक बनाई है, जिससे हमारा ये यदि क्रमशः आने वाले समय में प्रश्न पूछा जाता है या कैसे भी प्रश्न पूछते तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और हम अन्य विद्यार्थियों से पिछड़ने नहीं चाहिए इस मामले के अंदर। और आगे जाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ये, क्योंकि ये कठिन प्रश्न आता है और इसमें अपन आगे निकल जाते हैं। वो क्या है, देखो, बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला। देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब देखते हैं, उसमें एक वो ऐसे इंसान आता है ना, वो उसका जेठालाल का नौकर होता है वहां दुकान पे, वो बागा ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है ना। तो बागा भाई आपने सबने देखा है, बागा को अब लगभग सभी जानते हैं, उसी को ध्यान में रख लेना। बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला, बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला, बिल्कुल आसान ट्रिक है कि नहीं। बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला, ये सारी ट्रिक जो है सब मैं खुद ही बनाता हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ये। तो बागा भाई यानी ब से तो लेना है आपको बकरी, अभी अपन ने पढ़ा भी था कि सर्वाधिक पशु संख्या जो है बकरी की है। फिर अपन को लेना है गाय, ठीक है, यहां से आ जाएगा गाय। यहां भाई से भ से लेना है अपन को भैंस, ठीक है, और इससे शब्द बनता है भेड़। और यहां पे ये अपना राज्य पशु आ ही गया ऊंट, ठीक है। तो 1 नंबर सबसे ज्यादा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5वें पर जो संख्या है वो आपके ऊंट की है। और इस तरीके से आपके ये क्रमशः वाला मतलब झंझट खत्म हो जाएगा। यदि प्रश्न बनता है बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला, अब इनमें शब्द इधर उधर मत करना, ट्रिक जिस फ्लो में होती है उसी फ्लो में रखना होता है। याद कर लेना, हो जाएगी बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला, ठीक है। तो ये चीज आपके ध्यान हो जाएगी, तो ये क्रमशः आपके निकल के आ जाएंगे। एक प्रश्न बनता है आपके कि राजस्थान राज्य पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई। यदि ये प्रश्न आपके आता है तो ध्यान रखना कि आपको एक डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल 2005, और राजस्थान पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 13 अप्रैल 2005 में की गई। इस चीज को भी अपन को लेकर चलना है, ध्यान रखना है। राजस्थान में प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में 828, ऐसे याद रखना, 828 828 है राजस्थान में प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या। 1000 व्यक्तियों पर पशुओं की संख्या कितनी है, तो 828 है। 828, 2 बार 8 लिखना है। कितनी बार 8 लिखना है, 2 बार 8 लिखना है, 2 बार 8, एक आगे एक पीछे, 8 2 8, 828। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन, यहाँ पे जिले की बात हो रही है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जो किया जाता है वो आपके होता है जोधपुर में। कई लोग कहेंगे बीकानेर हुए गुरुजी, बीकानेर में सबसे बड़ी ऊन मंडी है, ऊन मिल है, विधायन केंद्र है, लेकिन उत्पादन आपके जोधपुर में ज्यादा होता है, इस बात को क्लियर कर लेना, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम ऊन उत्पादन झालावाड़ कहाँ होता है, झालावाड़ के अंदर होता है। कई लोग पूछते हैं कि सर आपकी जो वन लाइनर आप कहते हो वो भी क्या इसी पैटर्न पर आएगी। बिल्कुल, वन लाइनर जो है वो तो आपके लिए यूं कह दो कि वो एक खजाना है, सरप्राइज खजाना है। उसके अंदर न सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स मेकिंग पैटर्न पर नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो विद्यार्थियों को हाथों हाथ याद करवाएगी। वो एक तरह से रिवीजन बूस्टर की तरह काम करेगा आपके लिए। और वह ऐसा है, जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें से सवाल कहीं इधर उधर कोई 1-2% 5% जा सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूं ऐसी कोई, यदि मैं आपकी जगह तैयारी करता और मुझे कोई ऐसा शिक्षक मिलता जो इस तरीके से दे देता, तो सबसे पहली प्रति मेरी बुक होती। कई विद्यार्थी सोचेंगे गुरुजी के फायदा होगा, किताब वगैरह के लिख रहे हैं तो अब किताबें बिकेगी तो फायदा होगा। तो फायदे की बात ऐसी है, यदि आप सबको, तो मैं तो आज चैनल बंद कर दूं और लिखना बंद कर दूं। 3-4 घंटे की नींद लेना किसको पसंद है, इतनी कोई मतलब शरीर है, ये भी मशीन नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि विद्यार्थियों का प्रेम है, सहयोग है, और वो चाहते हैं कि नहीं गुरुजी आप कीजिए और हमारे लिए प्रयास कर रहे हो इसलिए आपको ये करना ही होगा। मतलब इतने कई मैसेज ऐसे आते हैं जो भावुक हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं हालांकि, लेकिन पढ़ते हैं तो लगता है कि अब जो है पीछे नहीं हटा जा सकता। एक बार शुरू किया था ऐसे ही, बस ऐसे ही हंसते खेलते शुरू कर दिया कि करते हैं कुछ, लेकिन अब इतना लगाव जुड़ाव हो गया और विद्यार्थियों की इतनी अपेक्षाएं बढ़ गई है कि अब चाह कर भी यदि चाहे ना कि आज यार बंद कर देते हैं, अब यार परेशान हो गए कि ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है या हैरेसमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी चाह कर भी नहीं कर सकते।
क्योंकि अब वो मतलब चीज ही ऐसी बन गई है, इतनी बॉन्डिंग हो गई है इस तरीके से। तो ये नहीं है, यदि किसी को लगता है, बुक के लिए भी कह रहा हूं, यदि किसी को लगता है, हालांकि बिल्कुल ही नॉर्मल प्राइस मैंने प्रकाशक को कह रखा है, बात हो रखी है, गाइड की भी नॉर्मल ही रखेंगे हम वैसे जो आ रही है, और वन लाइनर का भी कह रखा है उनको कि प्राइस वो रखनी है जो हर विद्यार्थी अफोर्ड कर सके। हमें मुनाफा कमाने पर ध्यान नहीं देना है, हमें कंटेंट देना है और उस प्राइस में देना है कि हर विद्यार्थी उसके लिए उसको मतलब अपना दिल ना दुखाना पड़े, वो बिल्कुल उसे जो उस प्राइस में वो चीज मिले उसे वो संतुष्ट होना चाहिए। तो वो चीज पहले मैं ध्यान रखता हूं ताकि, और इसके अलावा भी कहता हूं मैं, यदि यदि कोई विद्यार्थी फिर भी सक्षम नहीं होगा, जहां तक टेस्ट सीरीज की बात है और वन लाइनर की भी बात है, यदि कोई विद्यार्थी हकीकत में, ऐसे मजाक करने वाले खूब होते हैं आजकल, क्या मजाक के चक्कर में हकीकत भी वंचित रह जाता है, तो हकीकत में जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए मैं हूं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज मैं दे रहा हूं वो हर विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन यदि कोई सक्षम नहीं है तो भी मैं पहुंचा दूंगा, चिंता की बात है नहीं। क्योंकि ये जो आप सोचते हो कि ये मार्केटिंग वगैरह जो के सब ये चलता है, उससे थोड़ा सा हटकर कार्य करता हूं मैं। आपको पता है ये क्लासेस मैं बैच बनाकर 500 रुपए फीस में भी दे देता, 1-2 करोड़ आराम से छाप सकते थे, 10-20 हजार कोर्स बेचते थे तो भी, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हर विद्यार्थी इन क्लासेस को परचेज नहीं कर पाता है और इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है, फिर उसे मन महसूस कर रहना पड़ता है। तो इसीलिए ये चीज हम करते हैं। मेरे मम्मी जी पापा जी ने यही संस्कार दिए कि आप सक्षम हो गए हो तो अन्य लोग जितने आपके कारण सक्षम हो जाते हैं, यही आपकी काबिलियत है, और यही आपकी काबिलियत का मतलब वो कहते हैं मेहनताना है, वो यही चीज है। तो ये चीज अलग है, हालांकि सबकी सोच अलग अलग होती है, इसमें भी कई लोग नकारात्मकता ढूंढेंगे, लेकिन उनका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोग आएंगे तो हमें और काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा और बड़ी शिद्दत से काम करेंगे, क्योंकि काम तो करना है और करना विद्यार्थियों के लिए है और विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के द्वारा ही करना है। तो आप निश्चिंत रहें, जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं उनके लिए अपन ऐसे ही प्रयास करेंगे, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन से जिले में होता है भैया? राजधानी में होता है जयपुर। जयपुर में पू बड़ा कैसे हो गया? जयपुर के अंदर होता है राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन की बात की जाए तो जयपुर के अंदर होता है। राजस्थान में न्यूनतम दूध उत्पादन कहाँ होता है? बांसवाड़ा में भैया, बांसवाड़ा। देखो दक्षिणी वाले जिले यहाँ पे भी न्यूनतम है, यहाँ पे भी आया है। इसको यदि याद करना चाहो ऐसे याद कर लो, ठीक है, नहीं तो यूं याद कर दो कि जोधो झालाल है, ठीक है। ऊन लेवा ने भेजियो जोधा ने और जोधो झालाल है, जोधो झालाल है, ठीक है। ऊन लेवा ने भेजियो जोधो झालाल है, ठीक है। और यह जो है बांसवाड़ा जयपुर याद हो जाएगा। ऐसे कोई आप खुद भी बना सकते हो, अब तो आप सीख गए हो, आप भी आधे गौरव सिंह गाड़ेराव आप खुद बन चुके हो। हालांकि कई लोग तो कॉपी यूं के यूं कॉपी करके, और देखा मैंने यार, मतलब कट ऑफ वाला वीडियो हूबहू 1% चेंज नहीं की। धन्य है ऐसे लोग भी, यहां तक कि थंबनेल भी चोरी कर दिया थंबनेल में से मेरा फोटो एडिट कर थंबनेल लगा दिया, और उसके बाद में वो बता रहे हैं भाई साहब बहुत आराम से ये कट ऑफ रहेगी, ये 100% फलाना ढीम का ये। वाह भाई क्या बात है, आज तो मैं राजस्थान बहुत आगे जाएगा इस मामले में। तो राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान, अरे वाह ये जो है प्रश्न, राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान आपके साथियों दूसरा है। कैसे याद रखोगे? यहीं से तो आ रहा है, ये इसके अंदर सराय तो लगाना है, दूसरा। राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। चलिए भैया ये भी आ गए आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट और छटे हुए, मतलब सेलेक्टिव फैक्ट्स जो आपको इर्द गिर्द शब्दों के जाल में फंसे हुए मिलते हैं और उनको फिर निकालना पड़ता है, वो आपके पास में सीधे ही आ रहे हैं, सीधे नोट करने हैं और पढ़ना शुरू कर देना है। तो स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में नोट कर लो इन्हें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों अब अपन एक एक पशु को लेंगे और एक एक पशु की नस्लें भी बड़ी बढ़िया से याद करेंगे और उनसे संबंधित सारे फैक्ट जानेंगे कि क्या क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए सीधा ही शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले जो ले रहे हैं, जो पशुधन की श्रेणी में अपन ने पढ़ा है, वह गाय है। गाय को लेते हैं। गाय की कौन सी नस्लें पाई जाती है? सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की जो पशुधन में संभावना रहती है, 70 से 80% संभावना रहती है, सीधा ही नस्ल पूछा जाता है कि फलानी फलानी नस्ल दे देंगे, 3-4 देते हैं, उसमें से 3 दे देंगे दूसरी और 1 देंगे इसकी, फिर कहेंगे ये किसकी नस्ल है, इसमें से गाय की कौन सी है या इसमें से बकरी की कौन सी है, या नस्ल दे देंगे फिर पूछेंगे ये कौन से पशु की नस्ल है,
तो इस तरीके से यानी नस्लें आपको पूरी तरीके से याद होनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं नस्लों से प्रश्न बनने का। ठीक है, तो इसीलिए अपन को पढ़ना है। सबसे पहला अपन ले रहे हैं गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है। घना लिखे छोरा क्लास में एक जन कॉपी में लिख दियो गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है। मास्टर भी मेनू बाप निकल गया, मास्टर के बैल हमारा बाप है नंबर देना पाप है। मैं भी मास्टर हूँ, तू छोरो है मैं मास्टर हूँ तेरो। तो ऐसे भी किस्से होते हैं। तो भारतीय नस्लें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गाय की भारतीय नस्लें। ट्रिक है रमेश हमारा थाना कांगी। क्या ट्रिक है? रमेश हमारा थाना कांगी। ये ट्रिक याद करनी है। इसमें आपके गाय की नस्ल जो राजस्थान में पाई जाती है बाहर नहीं जाएगी। रमेश हमारा थाना कांगी, ये देखो रमेश हमारा थाना और कांगी। कांगी में थोड़ा सा आपको लगेगा कांगी क्या है, कांगी ऐसे ही याद करना है। रमेश हमारा थाना कांगी, कांगी मारवाड़ी में क्या खांगी। एक बार पावना गया कोई ससुराल में और पावना ने हाली जी बहुत सारा वे छोटा बड़ा सब खांगा ऊन देखे खांगी ऊन देखे। जन पावना कह के खांगी खांगी क्या देखती है सामने आकर देखो, चेहरा क्या देखती हो दिल में उतर के देखो ना। तो ये कांगी ऐसे ही याद रखना है। अब कैसे आपको मतलब इसमें से निकलेगी वो बताता हूं। सबसे पहले अपने जो नस्ल निकालते हैं वो है रथ, फिर आपको ध्यान रखनी है मेवाती। ठीक है, यहां से अब कई जने कहेंगे सर रमेश में तो सर सलजम वालों आवे। अरे भाई रुक तो सही, सांचोरी। ठीक है, हम अटे तो नहीं लिख सका नहीं वो सलजम वालों। हाँ से आएगा आपके हरियाणवी, हरियाणवी ये देखो हरियाणवी। फिर यहां से मालवी। देखो जहां जहां क्षेत्र के नाम आ रहे हैं उनके आसपास ज्यादा पाई जाती है। सीधा तरीका है जानने का ये। दूसरा मैं अभी बताऊंगा आपको, सबके स्थान लिखवा दूंगा कि कौन सी कहां पर अधिक पाई जाती है, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। फिर ये बहुत ही अच्छी और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है राठी। ठीक है ना, ये इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं वैसे। फिर यहां से आएगी आपके थारपारकर, थार पार कर, यानी कि थार का जो मरुस्थल है उसे पार करने वाली कौन सी है? थार पार कर है। पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है ये। तो थार पार कर। पढ़ने का अपना तरीका बदलो, जीके बिल्कुल आसान लगने लगेगा और आपको इंटरेस्ट इतना आएगा कि आप खुद कहोगे कि जीके जितना वास्तव में मजा किसी सब्जेक्ट में नहीं है। फिर यहां से आएगी नागौरी, गोरी नाचे रे नागौरी नाचे। कई बार डीजे माते बने और गोरी नाचे नागौरी नाचे, और नाचे कौन? दब्बा दब मतलब एडा नाचे है लोग के डीजे फ्लोर तोड़ दे कई बार। तो गोरी नाचे नागौरी नाचे गीत बाज जाए जना। फिर यहां से आ जाएगा आपके कांकरेज, कांकरेज। ठीक है, और यहां से आपकी एक नस्ल आएगी गिर, गिर। तो ये देखो गायों की सारी नस्लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सिर्फ क्या याद रखना था? रमेश हमारा थाना कांगी, और 10 नस्लें आपको याद हो जाएगी आंख बंद करके। कितनी मतलब सटीक और बढ़िया ट्रिक है। उस जिस तरीके से बढ़िया उस तरीके से आपको याद भी रखनी है। रमेश हमारा थाना कांगी और इसके बाद में कोई भी नहीं भाड़े थाने खांगी खांगी। ठीक है, गाय की विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें भी पाई जाती है। चलो गाय की विदेशी नस्लें हैं, उसमें आपके यहां से आएगी होलिस्टीन, होलिस्टीन। ठीक है, यहां से आपके आएगी रेड डेन, रेड डेन। यहां से अपन लेते हैं बानरसी, बानरसी। और यहां से जर्सी, जर्सी और जर्सी रिबैन बानरसी। देखो नरसी जर्सी एक जड़ा शब्द है, बानरसी बानरसी रिबैन जर्सी, यूं याद कर लीजिए। ठीक है, यहां से आएगी आपके आयरसर, आयर क्या लिखी जाए रे, आयरसर। ठीक है, अब देखो ये जो है ना नस्लें, इसमें सिर्फ नाम याद नहीं रखना है, इनके स्थान भी याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आयरसर जो है ये आयरलैंड की है, आयरलैंड की है। ठीक है, ये बानरसी और जर्सी दोनों जो है ये अमेरिका की है, अमेरिकी नस्लें है, अमेरिकी। ठीक है, ये आपके जैसा इसका नाम है वही की है, हॉलैंड। ठीक है, और रेड डेन जो है इस डेन से लेना है आपको, यहां लिख देता हूं चलो, डेनमार्क की है। रेड डेन कहां की है? डेनमार्क की नस्ल है। इस तरीके से ये विदेशी नस्लें अलग से याद रखेंगे। जर्सी बहुत ज्यादा दूध देती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। विदेशों में तो इनके दूध निकालने के लिए भी मशीनें लगी होती है, सीधी मशीनें लगाते हैं थन पर और बहुत सारी दूध मतलब ये देती है। और यहाँ पे दूध अपने राठी वैसे बहुत उत्तम किस्म की नस्ल है। और इस तरीके से ये नस्लें आपको
याद कर लेनी है। हो गई होगी मेरे हिसाब से आधी, तो मतलब 70% तो हाथों हाथ याद हो जाती है। एक बार 10% लिखोगे तब हो जाएगी, और पीछे बची 20% आप खुद पढ़ोगे तब हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे संबंधित और भी चीजें हैं गाय से संबंधित, वो इसी क्लास में बता देता हूं। चलिए लो भाई, गाय से संबंधित कुछ और तथ्य साथियों पढ़ते हैं अपन। गौवंश की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वह भारत के अंदर छठा है। वैसे पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है इसके अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश बीकानेर के अंदर पाया जाता है, और न्यूनतम में आपके आएगा धौलपुर। सर्वाधिक और न्यूनतम ध्यान में रखें। राज्य की कुल पशु संपदा में गौवंश का प्रतिशत जो है वो 24-54 है। ऐसे ही याद रखें, जैसे मैं बोलता हूं ना वैसे याद रखोगे, जल्दी याद होगा। 24.54 ठीक है ना, 24-54 है। और राजस्थान राज्य गौ सेवा आयोग, एक बार प्रश्न बना भी था, इसकी स्थापना जयपुर में की गई, और 23 मार्च 1995 को इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय गाय भैंस, अति महत्वपूर्ण, केंद्रीय गाय भैंस अनुसंधान केंद्र उदयपुर के अंदर है, वल्लभनगर। वल्लभनगर उदयपुर में है आपका कौन सा केंद्रीय गाय भैंस अनुसंधान केंद्र, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। वैसे तो मैं आपको जो महत्वपूर्ण होते हैं वही चीजें ज्यादातर बताता हूं, लेकिन उनमें से भी आपके एक तो ये केंद्रीय गाय भैंस अनुसंधान केंद्र अति महत्वपूर्ण है, और एक आपके ये गौवंश वाला, ये ध्यान रखना, परसेंटेज सभी के याद रखने पड़ेंगे। मेवाती, अब आते हैं नस्लों पर और उनसे संबंधित जो स्थान पूछे जाते हैं उन पर। मेवाती जो नस्ल है साथियों, उसे काठी भी कहते हैं, ध्यान रखना। राठी अलग है, काठी अलग है। इसे काठी गाय भी कहते हैं। ये पूर्वी अलवर भरतपुर उस तरफ वाले एरिया में पाई जाती है, यूपी और यूपी के आसपास वाले, तो पूर्वी अलवर और भरतपुर में इसका स्थान है। ध्यान रखना, जो स्थान बता रहा हूं ना वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, प्रश्न बनते हैं इनसे। सांचोरी जैसा इसका नाम है, तो सांचोर क्षेत्र में तो पाई जाएगी। उदयपुर और पाली जहां आता है वहां पे ध्यान रखना कि सिरोही भी ध्यान रखना, ये सिरोही के अंदर भी आएगी, क्योंकि पाली और सिरोही बिल्कुल पास पास है, क्लाइमेट भी मिलता है इनका लगभग। तो सांचोरी जो है, सांचोर, उदयपुर, पाली, सिरोही में। हरियाणवी जो नस्ल है साथियों, ये हरियाणवी आपके शेखावाटी, हनुमानगढ़, जयपुर, इन सभी जगह हरियाणवी नस्ल आपके पाई जाती है। मालवी यानी मालवा के आसपास, मालवा कहाँ है, एमपी में, तो देखो झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा। अच्छा, झाला, बांस, उदय, डूंगर, कोटा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये जगह कम होने की वजह से सीधी लिखी है, आप पूरा लिखना। वैसे ट्रिक भी मान लो तो भी कोई नहीं, झाला, बांस, उदय, डूंगर, कोटा। ठीक है, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा आदि में पाई जाती है। राठी जो है सबसे उत्तम नस्ल की राजस्थान की गाय है, इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, सर्वाधिक दूध देती है। तो ये बीकानेर में, गंगानगर, जैसलमेर, चूरू, तो बिक्का गंगा जैसा चूरू, ऐसा ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो ये हाथों हाथ ट्रिक भी बनती है अपने, बिक्का गंगा जैसा चूरू, गंगा जैसा बिक्का चूरू, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पाई जाती है। थार पार कर, मैंने बताया था, थार को पार करके, यानी कि थार पार कर यानी पाक की सीमा से संबंधित, अब पाकिस्तान की सीमा संबंधित जैसलमेर, बीकानेर, ये आपके बाड़मेर और जोधपुर के भी अंदर थोड़ी बहुत पाई जाती है ये, तो वहां पे पाई जाएगी। नागौरी, इस नस्ल के बैल बहुत ही मतलब उत्तम किस्म के बैल होते हैं। नागौरी बैल बहुत माने जाते हैं अच्छे, बोझा ढोने में, भागने में बहुत अच्छे बैल माने जाते हैं। ये नागौर, नोखा, जोधपुर, इन जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, कांकरेज जो है साथियों, ये सांचोर में भी स्पेशल नेहड़ वाला क्षेत्र, जो अपने शब्दावली में पढ़ा भी था, लहराता हुआ समुद्र बताया था आपको। बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ पे भी ये पाई जाती है। ये गिर जो है, इस गिर को जो यहाँ पे लिख देता हूं, ये गिर जो नस्ल है इसे रेंडा या अजमेरा भी कहते हैं, ध्यान रखना, इससे भी प्रश्न बनता है। गिर नस्ल है ना, इसे रेंडा या अजमेरा भी कहते हैं। तो ये देखो अजमेर में पाई जाती है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, इन जगह पर ये गिर पाई जाती है। और ये द्विप्रयोजनशील नस्ल है, यानी दूध देने के भी काम आती है, बोझा ढोने के भी काम आती है। एक आपके और इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको, जो ये राठी नस्ल है, ये राठी, ये दो नस्लों के मिश्रण से बनी हुई है। वो दो नस्लें हैं सिंधी प्लस साहिवाल, सिंधी प्लस साहिवाल, इन दो नस्लों के मिश्रण से ये राठी नस्ल बनी हुई है। तो ये भी ध्यान रखना। ये हरियाणवी जो नस्ल होती है, इसके मतलब ये खोपड़ी जो होती है, थोड़ा सा ललाट उभरा हुआ होता है, मजबूत नस्ल होती है ये हरियाणवी। आपको पता है खिलाड़ी आदमी होते हैं, पहलवान टाइप के, तो ये भी मजबूत नस्ल होती है। और इस तरीके से आपको गायें पूरी याद कर लेनी है।
तो अब इस आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लासों में साथियों क्या है, शायद कल की क्लास में अपने गैप रह सकता है, क्योंकि मैं आज जाऊंगा शादी समारोह में जाऊंगा, एक ससुराल पक्ष में शादी है, वहां पे जाऊंगा। तो कोशिश मेरी रहेगी कि जैसे भी मैं आता हूं तो तुरंत आपको क्लास दे दी जाए, लेकिन वहां जाकर शेड्यूल पता चलेगा तो यदि डिले होगा तो भी मैं वीडियो के जरिए या टेलीग्राम के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि डिले हो रहा है या कैसे है। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि गैप नहीं रहे, फिर भी रहता है तो मैं बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इसीलिए आज की क्लास थोड़ी लंबी की है, ताकि विद्यार्थियों को इसके नोट्स बन जाएंगे काफी सारे। तो अब काफी होगी, एक दो क्लास और आएगी अपने पशुधन में, ज्यादा कुछ है नहीं, एक दो क्लास में पशुधन पूरा कर लेंगे। और लगभग अब जो है अपन ज्योग्राफी के कंप्लीटेशन की ओर चल पड़े हैं, कंप्लीशन की ओर, यानी कि अब पूरा होने जा रही है अपने ज्योग्राफी। एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी में टॉपिक बड़े बड़े आते हैं, उनके कंसेप्ट समझने पड़ते हैं, उनको याद करने की ट्रिक्स देखनी पड़ती है, उस हिसाब से चलना पड़ता है, तो समय ज्यादा लगता है। बाकी जो कल्चर और इनमें इतना समय नहीं लगता जितना ज्योग्राफी में लगता है। और जो विद्यार्थी ये पूछ रहे थे सर सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाओगे, यार सारे देखो, मैं सारे विषय पढ़ाने के उद्देश्य से आया हूँ और पढ़ा रहा उस हिसाब से ही। मुझे पता है, देखो आप लोग स्टार्ट में वो क्या है मारवाड़ी में क्या उतावल गणी करता, उतावल कर रहे थे आप, उतावलापन दिखा रहे थे। मैंने आपसे कहा था धैर्य रखें, जैसे ही विज्ञप्ति आएगी अपन क्लासेस बूस्ट करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि विज्ञप्ति आने के बाद भी अपन को ज्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन में आपका करवा दूंगा निश्चित तौर पर। तो इस मामले में भी निश्चिंत रहे, अपना जो क्लासेस मैं जिस हिसाब से चला हूं उस हिसाब से बिल्कुल व्यवस्थित चलिए। हालांकि कुछ विद्यार्थी अभी भी स्टार्ट में उन्होंने बढ़िया मतलब नोट्स बनाए, क्लासेस देखी, लेकिन पता नहीं किस कारण से विचलित हुए हैं। अभी भी काफी विद्यार्थी हजारों की संख्या में जो नियमित है अभी भी, लेकिन जो स्टार्ट में 2-2.5 लाख विद्यार्थी जो जिन्होंने मतलब जिनको तैयारी करनी है और क्लासेस देख चुके हैं, वे अभी पता नहीं किस निंद्रा में चले गए वापस। और इस भूल का एहसास उन्हें तब होगा जब बाकी विद्यार्थी आगे निकलेंगे और फिर उन्हें लगेगा कि हमने ये गलती कर दी। मेरे जैसा बार बार कहने वाला आपको फिर नहीं मिलने वाला है, बार बार जगाता हूं, जग जाओ रे अब तो, बाद में फिर मौका ही नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे, फिर वही मुझे मैसेज करोगे इमोशनल, सर मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। पर सर भी की नहीं कर सके। सर जो कर सकते हैं वो पूरे एफर्ट के साथ में, मैंने ना रेस्ट नहीं लिया, देख लो मैं पूरे एफर्ट के साथ में लगा हुआ हूं। परिवार में इतनी विपदाएं आई इस महीने में, मतलब पूरे जीवन में नहीं आई होगी जितनी इस महीने में विपदाएं आई है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी क्लासेस ब्रेक नहीं की है। जैसे संभव हुआ है मैंने क्लासेस दी है, लेकिन आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हो और कितना पढ़ना चाहते हो। मेरी तरफ से मैं कोई कमी रखने वाला नहीं हूं और नहीं रख रहा हूं, और ऐसे ही लगा रहूंगा जब तक मैं स्वस्थ हूं, तब तक आपको क्लासेस ऐसे ही मिलेगी। मतलब अस्वस्थता भी विचलित नहीं कर सकती। हाँ, कोई ऐसा ही कुछ हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, कुछ ऐसा ही हो जाए कि बिस्तर पकड़ना पड़े यदि, तब जाकर क्लासेस आपकी ब्रेक हो सकती है। उस मामले में भी मैं क्लासेस ब्रेक नहीं होने दूंगा ऐसा मैं सोचता हूं। लेकिन फिर भी देखो परिस्थितियां हैं, कुछ कह नहीं सकते। ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती है, तो वो ऊपर वाले के ऊपर ही है कि कैसे सब कुछ होता है, मैनेज अपने आप हो जाता है। देखो मैं तो निमित्त हूं, करने वाला वही है। तो सारी चल रही है चीजें। कहना यही चाहता हूं, इतनी सारी रामायण इसलिए बोली है कि अब भी नियमित हो जाओ, अब भी जग जाओ, और यदि कोई आपके साथी सोए हुए तो जगा दो, क्या पता आपको भी उसकी भलाई और पुण्य का लाभ मिल जाए। तो ये नोट कर लो साथियों आराम से। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। ये जो पशुधन अपना चल रहा है वो आज की क्लास और अगली क्लास में अपन लगभग पूरा कर देंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये चिंता है जो कोर्स पूरा करवाने की है, जिम्मेदारी मैंने ली है तो इसे पूरा भी करूंगा। आप इतने समय से जुड़े हो तो इस चीज को आप भली भांति ही जानते होंगे। चलिए समय अब ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि कल वैसे भी क्लास नहीं आई है। अपने गाय पढ़ ली थी पशुधन की श्रेणी में, आज अपन पढ़ रहे हैं भैंस। ठीक है, पशुधन में अपन पढ़ रहे हैं भैंस। अब ये मतलब एक एक आएगी, देखो मैंने आपको बताया नस्लें आपको पूछी जाएगी, इनसे संबंधित कुछ तथ्य पूछे जाएंगे, तो यही है। और नस्लों पर विशेष जोर देना है, इसलिए नस्ल जो है अपन ट्रिक से याद करेंगे सारी की सारी। अब देखो सबसे पहली बात करते हैं कि भैंसों की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किसका है। तो भारत में यदि प्रथम स्थान की बात करें साथियों तो वो आपके आएगा यूपी। और यदि ओवरऑल पशुधन देखा जाए तो ओवरऑल पशुधन में भी आपके यूपी ही आएगा। अब एक क्यूरी आई थी बीच में मेरे पास, कमेंट में देखा था मैंने कि सर ये जो कमी हुई है ये 1.66 की हुई है और आप 1.61 कैसे बता रहे हो। तो देखो जब आंकड़ा देखते हैं तो अपने जो कमी है 1.61 निकल कर आती है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में एक आंकड़ा दिया है 1.66
और इसको मैंने बड़े अच्छे से वन लाइनर जो बना रहा था मैं उसके अंदर मेंशन किया है बाकायदा नोट डाल के, ताकि इस चीज पर आप ध्यान दे सके। तो ये चीज जो है आप मतलब जो भी आपको डाउट लगता है ना, वो आप मतलब ये सोच के चले कि वो मेरी नजरों में 3 बार निकल चुका होगा, तब जाकर आपके सामने वो चीज मैं देता हूं। तो मतलब संदेह रखना ही नहीं, अंदर शंका बिल्कुल रखनी ही नहीं है आपको। जहां तक है मेरी तरफ से मैं पूरे एक्यूरेट चीज देने की कोशिश करूंगा। और यदि कोई ऐसा रह जाता है, आंकड़ा मिसमैच होता है, तो निरंतर बने रहे साथ में। मैं कभी भी जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास नवीनतम और सोर्सेज आए हैं जिनसे अच्छी तरीके से आंकड़े पता चल सकते हैं, तो वो वापस मैं एक्स्ट्रा एडिशनल क्लास बनाकर उसको मैं वापस क्लियर भी कर दूंगा। तो मतलब आप चिंता न करें इस चीज की, ठीक है। भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत में, ठीक है। तो भारत में राजस्थान का स्थान साथियों दूसरा है, बड़े अच्छे से ध्यान रखना इसको, ठीक है। राजस्थान का अब ये है, राजस्थान में प्रथम भैंसों की दृष्टि से यानी सबसे ज्यादा भैंसें कहां पाई जाती है, तो देखो सबसे ज्यादा भैंसें वहां पाई जाती है जहां पे जनघनत्व सबसे ज्यादा है। कहां है? जयपुर में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा देखो जयपुर में लोग ज्यादा है तो उनको दूध की आवश्यकता अधिक होती है, तो यहाँ पे भैंस भी ज्यादा है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के अंदर जयपुर में सबसे ज्यादा भैंसे हैं, यानी सर्वाधिक है वो प्रथम है। न्यूनतम भैंसे, तो जहां पे लोग कम है वहां भैंसे भी कम है, तो कहां होगी? अपने जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर न्यूनतम भैंसे यानी भैंसों की बहुत कमी है यहाँ पे। अब राज्य की पशु संपदा में जो भैंस है, भैंस पशुधन का हिस्सा कितना है? बड़ा आसान है इस चीज को याद रखना, और ऐसे याद रखना है आपको। देखो 24 और 24 का आधा 12%, 24.12%। मतलब चीजें तो अपने को याद करनी अपने सामने होती है, बस तरीका नहीं पता होता है कि इसे याद ज्यादा समय तक कैसे रखा जाए। तो उसका ये तरीका है जो मैं आपको बताता हूं, बार बार समय समय पर आपको बताता रहता हूं, और ये चीज है। अब इसकी जो है अपने नस्लें कैसे याद रखी जाए, तो देखो प फ ब भ बोलते हैं ना ऐसे, तो ब भ जमुना, ब भ बोलती है कौन बोलती है? जमुना बोलती है। ब ब जमुना पशु में, ब ब जमुना पशु में, इस चीज को याद रखना है। और अपने यहां से जो है भैंसों की नस्लें पता चल जाएगी। इसका होता है बदावरी, बदावरी कह दो या बदावरी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। कई जगह बदावरी कहते हैं, कई जगह बदावरी कहते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही है, इस चीज को भी ध्यान रखें। तो ब भ, फिर यहां से आएगी आपके ज से, आपको लेनी है जाफराबादी। ज से क्या लेनी है? जाफराबादी नस्ल लेनी है। मुंह से सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो मानी जाती है, मुंह से लेनी है आपको मुर्राह, मुर्राह बोलते हैं। और मुर्राह को ही खुंडी भैंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसका उपनाम क्या है? खुंडी भैंस है। इसका उपनाम क्या है? खुंडी है। मुर्राह को ही खुंडी कहते हैं। सबसे ज्यादा बताते हैं कि ये दूध देती है 20 से 25 लीटर दूध देती है, और वसा भी इसकी दूध में बहुत ज्यादा होती है, फैट भी अधिक होती है। तो मुर्रा नस्ल है सर्वश्रेष्ठ, मुड़े हुए सींग वाली होती है, हालांकि सींगों से भी पहचान होती है इसकी। तो ये खुंडी भैंस है, मुर्रा भैंस, जो सर्वश्रेष्ठ भैंस मानी जाती है, ठीक है। फिर आपको लेना है यहां से नागपुरी। कौन सी आएगी? नागपुरी नस्ल आएगी ना से, ठीक है। यहां से आएगी आपकी पांडरपुरी, पांडरपुरी। यहां से आएगी आपके सूरती, सूरती भैंस, ठीक है। और यहां से लेनी है आपको महसाणवी, महसाणवी, महसाणवी। महसाणा जो है एक अपने कस्बा है गुजरात का, सूरत भी है, और ये सारी चीजें। अब ये आपके जो है ये याद रखना, इसमें से पूछा जाता है सीधी कि ये कौन सी। अब जब मान लो आपको राठी दे दिया, मुर्रा दे दिया, और अलग नस्ल दे दी, तो आपको पहचान करना आना चाहिए नस्लों के अंदर। पशुधन में विशेष जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है। अब इसमें साथियों आपको पूछा जा सकता है मूल स्थान। क्या पूछा जा सकता है? मूल स्थान, कि कौन सी भैंस का मूल स्थान कौन सा है। ये तो जो मुर्रा है ये मोंटगोमरी पाकिस्तान इसका मूल स्थान है, उत्पत्ति इसकी पाकिस्तान मोंटगोमरी से माना जाती है, और वहां पे इसका मूल स्थान माना जाता है। जाफराबादी जो है उसका मूल स्थान आपके गुजरात है। और ये जो जाफराबादी नस्ल है, इसे सबसे ताकतवर मादा का पुरस्कार भी दिया गया था 2004 के अंदर, ये ध्यान रखें। बदावरी आपके यूपी, जहां पे सबसे ज्यादा भैंस होती है, वहीं की ये इसकी मूल उत्पत्ति है। नागपुरी आपको पता है नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, संतरों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का नागपुर जो है अपने झालावाड़ कहलाता है, क्योंकि झालावाड़ भी संतरों के लिए प्रसिद्ध है।
तो ये नागपुरी भी वहां की है, पांडरपुरी आपके गुजरात की है, और यदि सूरती देखोगे, मैंने आपको बता दिया कि सूरत और महसाणा, महसाणवी, ये भी गुजरात की है। तो पांडरपुरी से पता नहीं चलता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखकर बता दिया कि ये पांडरपुरी नस्ल है, ये भी गुजरात की है। आपके नागपुरी महाराष्ट्र की है, बदावरी यूपी की है, जाफराबादी गुजरात की है। तो गुजरात की देखो ज्यादा नस्लें है, 1 2, वहां से ना आपकी सूरती, महसाणवी, ये भी। तो इन चीजों को, और मुर्रा विशेष रूप से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मुर्रा का विशेष ध्यान रखें। मोंटगोमरी से देखो याद हो जाएगा, म से म मिला देना। मोंटगोमरी पाकिस्तान से तो इसकी उत्पत्ति होती है, सबसे ज्यादा दूध देती है, और सर्वश्रेष्ठ नस्ल की भैंस भी यही है। तो ये चीज है जो आपको भैंसों से संबंधित याद रखनी है। अपने को सारे जानवर पढ़ने हैं धीरे धीरे। जानवरों में ये नहीं है कि वन्य जीव आपके नहीं है, इसलिए उसमें ध्यान रखना। ये सारे के सारे आपके पशुधन श्रेणी में आते हैं। यदि आप अब राज्य पशु देखते हैं तो चिंकारा भी है और ऊंट भी है। तो ऊंट जो है वो पशुधन श्रेणी का है, और चिंकारा आपके वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है। तो इन चीजों को इस तरीके से ध्यान में रखना है आपको। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, और ये भी ध्यान रख लीजिए कि क्लासेस अब कंटिन्यू वापस है। एक दिन का गैप लेता हूँ जिसमें तो इतना मतलब कई कमेंट तो ऐसे आते हैं, गुरुजीत है तो बीच बीच में छुट्टियां मारता रहो, मैं मेरा कोर्स क्या पूरा हुई, और कोर्स पूरा करवाना मेरी जिम्मेदारी है। भाई तू क्यों टेंशन कर रही थी, मैं बताता हूँ ना, चिंता नहीं करनी है, अवसाद में आकर तैयारी नहीं करनी, तैयारी बड़े हंसते खेलते बिल्कुल आराम से मजे से। मैं आपको इतनी मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ में तैयारी करवा रहा हूँ, बिल्कुल हंसते खेलते तैयारी करो। कोई चिंता ज्यादा करोगे ना, चिंता चिता समान है, मतलब करनी भी नहीं चाहिए। और जब इतनी अच्छी क्लासेस चल रही है तो बिल्कुल बंद होने की चिंता तो करना ही मत, कतई बंद नहीं होगी। हाँ, फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री का मैं शुरू करूंगा तो वो मेरा एडजस्टमेंट है, मुझे अपने शेड्यूल में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो जो है मैं देखता हूँ सप्ताह में 2 क्लास या ऐसी कुछ करूंगा मैं, तो उसमें भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक का जो जीके का बैच चल रहा है, जो निःशुल्क मैंने बोला है पूरे बैच का, तो वो मैं पूरा करवाऊंगा, चाहे एग्जाम पहले हो बाद में हो कभी भी हो, आपको मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो चिंता ना करें। चलो नोट करो आप। भैंस के बाद साथियों आप पढ़ते हैं अपन भेड़। ठीक है, भेड़ से भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि भेड़ से अपन को क्या मिलती है, ऊन। और अभी है सर्दी, और सर्दी में ऊन की बहुत जरूरत है, तो भेड़ को स्पेशल तवज्जो देंगे अपन। भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ हैं? भारत में सर्वाधिक भेड़ें साथियों आपको बताऊं, तेलंगाना में है। पहले सीमांध्र में थी, मतलब सीमांध्र के आंध्र प्रदेश के अंदर थी वो, लेकिन जब से ये अलग हुआ अब नया जो अपन पढ़ते हैं आंकड़े, उसमें तेलंगाना में ये सर्वाधिक भेड़ें हैं। राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है साथियों भेड़ों के मामले में चौथा स्थान है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ है? राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में है। कहाँ है? बाड़मेर में। राजस्थान में न्यूनतम भेड़ कहाँ है? आगे वाला भी बा और न्यूनतम में भी बा आएगा, यहाँ पे आएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बाबा याद रखना, ठीक है ना। एक बा बाड़मेर में सर्वाधिक है, एक बा बांसवाड़ा में सबसे कम है भेड़े। फिर एक आता है प्रश्न, राजस्थान में भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ है? तो भेड़ प्रजनन फॉर्म एक तो है आपके फतेहपुर सीकर के अंदर, सीकर, और एक है बांकलिया। बांकलिया कहाँ आया हुआ है? बांकलिया है नागौर के अंदर। नागौर के जो विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये है आपके अविका नगर टोंक में है। और इसमें से एक प्रश्न और मैं बता दूं कि इसे 1962 में इसकी स्थापना की गई, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में है। सबसे बड़ी राजस्थान की नहीं, न केवल राजस्थान बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो बीकानेर में है। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला जिला बीकानेर नहीं है, जोधपुर है। अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला जिला जोधपुर है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर आते हैं अपन ट्रिक पर, इनकी नस्लें। ट्रिक सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रिक क्या है? जय मामा चोमबा पूना खेसो। जय मामा चोमबा पूना खेसो। जय मामा की ऐसे कर देना याद, ठीक है। जय मामा की है, चोमबा, चोमबा है कोई जिनका नाम चोम है, चोमबा, पूना खेसो। पूना
खेसो। अब इसको अपन अलग अलग करते हैं कि क्या है ये जय मामा क्या है। जैसलमेरी, जैसलमेरी, ठीक है। जैसलमेरी सबसे लंबी ऊन देती है, कहती है ये सबसे लंबी ऊन के रेशे बनते हैं इससे। मारवाड़ी, आई शाबाश। मारवाड़ियों की खासियत क्या है? मारवाड़ियों की खासियत ये है, एक तो ये है कि क्लास बढ़िया देते हैं, गौरव ज्ञान धारा चैनल चलाते हैं, और दूसरी खासियत भेड़ों में यदि बात की जाए मारवाड़ी की, तो मारवाड़ी देखो हर जगह, मारवाड़ी ऐसे है कि मारवाड़ी हर जगह जहाँ जाते हैं वहां छा जाते हैं, ये वाली बात है। तो मारवाड़ी की ये खासियत है कि इसके भेड़ की बात कर रहा हूँ, हाँ, इंसान से वापस बीच में मत ले लेना। मारवाड़ी की ये खासियत है भेड़ के अंदर कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये मतलब दिन की 50 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, ये इसकी खासियत है यहाँ पे। फिर दूसरे माह से आपको लेना है मालवी। क्या लेना है? नहीं मालवी नहीं, मालवी इसमें नहीं आएगी, मालपुरी आएगी। मालपुरी, मालपुरी नस्ल आएगी, ठीक है। यहां से आएगी आपके चोकला, और इसकी भेड़ों में सर्वश्रेष्ठ ये मानी जाती है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ नस्ल, सर्वश्रेष्ठ वैसे विश्व में देखा जाए तो मेरिनो नस्ल है, और इसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। यहां से आएगी आपके नस्ल मगरा, यहां से आएगी बागड़ी, बागड़ी नस्ल किसकी है? भेड़ की। यहां से आएगी पुंगल, पुंगल बीकानेर में पाई जाती है, और बीकानेरी चोकला भी कहते हैं इसे। यहां से आएगी आपके नाली, ठीक है। यहां से आएगी आपके खेरी, खेरी, और यहां से आएगी आपके सोनाड़ी, सोनाड़ी। ये जो सोनाड़ी है इसे चनोथर भी कहते हैं। चनोथर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब चरती है तो इसके कान जमीन को छूते हैं, जब ये चराई करती है, चरती है, तो कान जमीन को छूते हैं, इसलिए इसे चनोथर भी कहते हैं और सोनाड़ी कहते हैं। आपके प्रश्न जो बनेगा ज्यादातर नस्लों से ही बनेगा, तो नस्ल ध्यान में रखें। ये नाली जो है, नाली आपको पता है ना, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं, तो ये उस जगह पाई जाती है। मतलब जिस स्थान के अनुसार ही है। मालपुरी तो मालपुरा टोंक के आसपास में पाई जाती है, इस तरीके से ये मारवाड़ी मारवाड़ में पाई जाएगी। तो यहाँ ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको वैसे नहीं है, लेकिन नस्लें ध्यान रखें। चोकला ध्यान रखें कि ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। चलो यहाँ लिख देता हूं, ठीक है, राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है इसे, ठीक है ना। मारवाड़ी सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसलमेरी सबसे लंबी ऊन देने वाली, ये इनकी थोड़ी बहुत खासियत है, ये भी ध्यान रखें। और ये भेड़ जो है, आपके भेड़ से संबंधित टॉपिक आज आपके ये पूरा हुआ। चलिए अब अपन जो है अगला टॉपिक, अगला क्या यही टॉपिक है, इसको कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास में इस टॉपिक से संबंधित और जितने पशु बचे हैं वो, और इनसे संबंधित जो दूसरे भी आंकड़े हैं वो पढ़ लेंगे। आज ये पशुधन की अपनी अंतिम क्लास होगी और इसमें अपन पशुधन से संबंधित जो भी बाकी है और वो सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो पशुधन के अंदर अपन ने भैंस और भेड़ पढ़ ली है, गाय पढ़ ली है। अब अपन पढ़ते हैं बकरी। बकरी जब पढ़ते हैं साथियों, सबसे पहले ध्यान रखना, बकरी जो है उसे राजस्थान का चलता फिरता, चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। चलता फिरता फ्रीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तरह से एटीएम भी है। इससे कभी भी, मतलब देखो, गाय भैंस को धोने का समय होता है सुबह शाम ऐसा, लेकिन इससे कोई समय की पाबंदी नहीं है, इससे कभी भी दूध निकाला जा सकता है, इसीलिए इसको चलता फिरता फ्रीज कहते हैं। मैं कहता हूं कि राजस्थान का एटीएम है। एटीएम कैसे? एटीएम ऐसा है कि एनी टाइम मिल्क। ये कई किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, ये मैं ही कह रहा हूं सिर्फ, कि ये एक तरह से एटीएम है राजस्थान का, एनी टाइम मिल्क। इससे कभी भी दूध निकाला जा सकता है और ये मतलब राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज भी है। और इसका दूध जो है बकरी का बहुत ही सुपाच्य होता है। तो यदि कैसी कोई अनहोनी हो जाती है किसी महिला के साथ, और मतलब जैसे बच्चे को जन्म दिया और कोई अनहोनी हो जाती है या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिस वजह से वह उस बच्चे को उस माँ का दूध नसीब नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर जो सलाह देता है वह बकरी का दूध पिलाने का सलाह देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए वो सबसे ज्यादा सुपाच्य है बकरी का दूध। तो ये
कुछ चीजें व्यवहारिक है, एग्जाम में ये चीज चलता फिरता फ्रिज तो चलो फिर भी मान ले, लेकिन ये चीज जैसे नहीं पूछी जाए, लेकिन अपन को व्यवहारिक ज्ञान भी साथ साथ में होना चाहिए, ताकि अपन जब आपका उद्देश्य क्या है शिक्षक बनके बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तो बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी देना पड़ता है, बच्चों के साथ में उनको जो भी जिज्ञासा है उन्हें शांत करना पड़ता है। तो अपन व्यवहारिक ज्ञान भी यहाँ से सीखते हुए आगे चले। सिर्फ परीक्षा की ये चीज देखने से मतलब सिर्फ रट्टा मार के और वो तो करना ही है अपन को, हालांकि सीट निकालने की प्राथमिकता है वह चीज है, लेकिन फिर भी जो है अपना जो भी जानकारी के जो स्रोत है, जानकारी का अपना जो दायरा है वो बढ़ना चाहिए। चलिए अब ये तो होगी, इसको यहां से थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। एनी टाइम मिल्क है ये लिखा हुआ, ठीक ध्यान रखना। यह भारत में इसके मामले में प्रथम क्या है, भारत में ये राजस्थान में ही प्रथम है, ध्यान रख लेना, यहां लिखा है भारत में प्रथम स्थान पर कौन है। सर्वाधिक बकरियां कहां पाई जाती है, तो राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी वाला जिला यदि पूछते हैं तो आप ध्यान रखना कि बाड़मेर में सर्वाधिक है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां है, बाड़मेर में है। राजस्थान में न्यूनतम बकरियां साथियों आपके धौलपुर में है, धौलपुर में न्यूनतम बकरियां हैं, ठीक है। एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि राजस्थान में कुल संपदा जो पशु संपदा है उसमें कितना हिस्सा बकरी पशुधन रखता है, तो इसका बिल्कुल ही आपको इजी ये ध्यान रखना है कि आपको क्या ध्यान रखना है, 36.69, 36 याद रखना, 3 और 6 जब लिखोगे तो वापस 6 लिख देना पॉइंट लगा के, और 3 और 6 कितने होते हैं, 9 होते हैं, वो यहां लिख देना। आंकड़ा याद रखने का एक तरीका मात्र बता रहा हूं आपको कि इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि 36 तो याद रखना ही है, 3 और 6 आया, 6 वापस लिख दो, 6 और 3 कितने होते हैं, 9। बस ये तरीका है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। आंकड़ा याद करने की ट्रिक है ये एक तरह की। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है राजस्थान के अंदर जो पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें कि ये कहां है, अविका नगर। अविका नगर कहां है, टोंक में है, मालपुरा टोंक के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि बकरी विकास व चारा उत्पादन केंद्र राजस्थान के अंदर कहां है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रामसर ऐसे का ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, रामसर। और यदि रामसर पूछ ले कि रामसर कहां है, तो रामसर अजमेर के अंदर है, ठीक है, राजस्थान के सेंटर में है। एक राजस्थान के सेंटर का एक गांव भी है जो बकरियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध गांव है, यहाँ की बकरियां विश्व प्रसिद्ध है, ये नागौर का है, वरुण गांव, ठीक है। कहां का है, नागौर का वरुण गांव है, ठीक है। साथियों अपनी क्लासेस जैसे नियमित चल रही है, एक विद्यार्थी ने कहा था कि बुक के लिए बता देना सर क्लास में ही, तो मैंने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में बताया, मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपको बुक मिल जाएगी, और बुक जैसे ही आएगी तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि ये बुक है, और वैसे कवर तो बता चुका हूं आपको, और ये मार्केट में आ चुकी है, कहां कहां मिलेगी, कैसे कैसे आप प्राप्त करते हो कर सकते हो, सारी जानकारी आपको मैं दे दूंगा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा। चिंता मत करो, आपकी जितने भी बुक से संबंधित जितने भी आ रहे हैं ना, मैं देखते हो आप रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपके कमेंट सभी पढ़ता हूँ, तो बुक से संबंधित जितनी भी क्वेरीज है आपकी, उन सब का समाधान बता दूंगा। आपकी ज्यादातर यही है कि सब बुक कब आ रही है, कहां कहां मिलेगी, हमारे इस गांव में मिल जाएगी क्या, उधर मिल जाएगी क्या, ऑनलाइन मिल जाएगी क्या, ये वो सारी, तो सारी क्यूरीज है वो सारी मैं बताऊंगा। सभी जगह मिलेगी, वैसे मिलेगी सभी जगह, सभी बुक स्टॉल पर अवेलेबल होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नया नया पब्लिकेशन है तो क्या पता सर मिलेगी, नहीं। च्यवन प्रकाशन बहुत ही पुराना और लीडिंग पब्लिकेशन है, तो उसकी पुस्तकें वैसे भी सभी जगह मिलती है, और ये सेकंड ग्रेड जीके और मनोविज्ञान के लिए आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, ऐसा प्रयास रहा है और ऐसी मेहनत की है हमने। तो जब भी आएगी, अब आने वाली है लगभग, मतलब फाइनल मतलब टच चल रहा है, तो बस जैसे ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी मैं बता दूंगा आपको वीडियो के जरिए, और उसकी वापस एक बार खासियत भी बता दूंगा कि ये चीजें हैं। और ये है कि लेना नहीं लेना आपके ऊपर, देखो मैं किसी को बाध्य नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है कि आप किताब लोगे तो ही आपको क्लासेस तो अपनी ऐसे ही चलेगी, चाहे आप किताब, आपकी इच्छा है, वो सुविधा के लिए। देखो बुक, क्योंकि बुक्स का कोई विकल्प नहीं होता वैसे, तो वो आपकी सुविधा के लिए है, तो लेना चाहो पसंद आए वो मैटर लगता है। किसी के पास देखो मान लो कोई पहले से गाइड है कि सर मेरे पास ये गाइड है, पर्याप्त है, बस एक गाइड, चाहे कोई भी पब्लिकेशन की क्यों ना हो, एक गाइड आपके पास में है, एक होनी चाहिए,
तो उस पर भी विश्वास करो, जो भी पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करो, क्योंकि मैंने लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी किसी ने लिखी है तो वो बिल्कुल ही व्यर्थ है, ऐसा नहीं है साथियों। थोड़ा थोड़ा मतलब पैटर्न चेंज होता है, तरीके चेंज होते हैं, मैटर तो आखिर में वही मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने लिखी है तो ये ऑथेंटिक है, बाकी सारी फर्जी है, नहीं। किसी की क्यों निंदा करें यार, सभी मेहनत करते हैं अपनी अपनी। कोई मेरे को ये जरूरी थोड़ी कि मैंने अब लिखने लग गया और मैंने निकाल दी तो इसका मतलब फलाने की खराब हो गई, नहीं। कभी भी ये चीज आप मुझसे न तो अपेक्षा करें और न ऐसा कभी होता है, ठीक है ना। आप ले सकते हो, हमने मेहनत की है उसके अनुसार मैं बता सकता हूं कि हमने ये मेहनत की है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि मैंने मेहनत की तो दूसरे की ऐसी होगी, फर्जी होगी, नहीं, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो चिंता न करें, यदि आपके पास में कोई है तो वो भी बेटर विकल्प है आपके पास, जरूरी नहीं है बार बार खर्चा करें आप। वैसे इसकी कीमत से संबंधित जो पूछ रहे थे, बहुत ही रिजनेबल रखने की कोशिश की है। लगभग मान के चलो आप कि ये आपको अप्रोक्स 250 के अंदर ही मिल जाएगी, और जीके और साइको पूरी मिल जाएगी इसके अंदर। ज्यादा पेज भी हमने नहीं डाले, सारी बात बताऊंगा जब गाइड का वीडियो लॉन्च करेंगे तब मैं बता दूंगा आपको। तो ये ट्रिक है साथियों बकरी की नस्ल से संबंधित, कि बकरी की कौन कौन सी नस्ल है। तो मैंने बताया आपको कि ये नस्लों से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जप मासी जब से, क्या ट्रिक है, जप मासी जब से, ये याद रखना है। देखो ट्रिक याद करनी पड़ी। गाय की बताई थी आपने, मैंने आपको, रमेश हमारा थाना कांगी बताई थी। और फिर आपने पढ़ी थी भैंस, तो बब जमनो पशु में, ये बताई। फिर अपने पढ़ी भेड़, जय मामा चौंबा पूना खेसो, जैसे मुझे याद है। फिर अब आपको बता रहा हूं ये बकरी जप मासी जब से, तो याद हो जाएगी एक बार, मतलब जैसे याद हो गई समझ लो कि आपको बहुत सारी चीजें जो आपको कंठस्थ रहने वाली है, फिर बाद में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो यहां से आपको लेना है जमुना पारी, जमुना पारी बकरी है, ठीक है। यहां से आपके आएगी पर्वतसरी, पर्वतसरी बकरी, ठीक है। ये आएगी अपने मारवाड़ी, मारवाड़ी। यहां से आएगी सिरोही नस्ल की बकरी आती है, सिरोही, ठीक है। यहां से आएगी जकराना, जकराना, जकराना। यहां से आएगी आपके बर्बरी, बर्बरी। और यहां से आएगी से शेखावाटी, शेखावाटी बकरी, ठीक है ना। ये सारी बकरी की नस्लें हैं। इसमें से आप देखेंगे कि ये जो पर्वतसरी है ना, ये दो नस्लों का मिश्रण है। ये एक तरह से दो नस्लों का मिश्रण है। एक तो हरियाणा की नस्ल है, हरियाणा की बीटल, हरियाणा की नस्ल बीटल प्लस राजस्थान की सिरोही, इसका ये इसकी ये मतलब मिश्रण है, इसे मिश्रित बनाई हुई पर्वतसरी। ये जो बर्बरी है ना साथियों, बर्बरी, ये बहुत सुंदर बकरी है, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, क्या हैंडसम नहीं कह सको क्योंकि बकरो नहीं है, बकरी है। कई जना कमेंट कर दिया करे छोरे का फोटो में फेसबुक इंस्टाग्राम आते, छोर कोई बढ़िया फोटो डाल देना तो ब्यूटीफुल। अरे ब्यूटीफुल किने कहे भाई, ब्यूटीफुल मतलब छोरे दिखे तो ही कहना ब्यूटीफुल, छोरो दिखे तो हैंडसम कहना है, ठीक है। तो आ है ब्यूटीफुल है, आप हैंडसम को नहीं है, ठीक है। बकरी है तो बर्बरी बकरी है जो सबसे सुंदर, देखो बकरियां भी सुंदर होती है, सबसे सुंदर। और इसकी खासियत क्या है, इसकी प्रजनन क्षमता जो है सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता वाली ये बकरी है आपके। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। और अपनी ट्रिक तो है, ये ब्रह्मास्त्र है आपके पास में, ट्रिकास्त्र है ये, तो ये चीज तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान में रखकर चलें ताकि अपने कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लो, फिर इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। पशुधन के अंदर अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे राज्य पशु को, और राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट। आप सभी को पता है कि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब ये छोटे बच्चों वाले सवाल है, रेगिस्तान का जहाज वगैरह ये सब आपको ध्यान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इसे राज्य पशु बनाने की अधिसूचना कब जारी की गई। सभी को ध्यान है कि 2014 में, लेकिन ये ध्यान रखें कि 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी हुई है। ध्यान से प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ा करो,
सिर्फ देखते ही खट कर तो कमेंट करो, नहीं दबानो और नहीं लिखनो, फालतू मतलब नहीं है कोई, क्योंकि ये अधिसूचना है और इसकी घोषणा जो की गई थी, इसको पशुधन श्रेणी का राज्य पशु बनाने की जो घोषणा की गई थी, वो आपके 30 जून 2014 में की गई थी। दोनों डेट है और दोनों का अलग अलग महत्व है, इसलिए कहता हूं कई जना 19 सितंबर देख तो गुरु जी महत्व वो पढ़ियो, अरे पढ़िए और मन ध्यान है रे, बाकी वो भी ध्यान रखना कि अधिसूचना और घोषणा दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? आपनो राजस्थान ही है भाई, राजस्थान ही प्रथम है। सर्वाधिक ऊंट, लगभग 75% ऊंट जो है राजस्थान के अंदर ही पाए जाते हैं भारत में। तो राजस्थान में सर्वाधिक, देखो रेगिस्तान का जहाज है, तो रेगिस्तान का ज्यादातर हिस्सा आपको पता ही है जैसलमेर, तो सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर है। न्यूनतम जो है वो आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। न्यूनतम कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर न्यूनतम है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बना है, कई बार सीधा दे देते हैं कि जोहड़बीड़, ऑप्शन में क्या दे देते हैं? जोहड़बीड़ दे देते हैं सीधा सीधा, और कई बार जोहड़बीड़ देकर और फिर आपके ये आ जाएगा, ठीक है, जोहड़बीड़। नस्लें इसकी जो है वह उसकी ट्रिक है बीजे पर नाज़गो, कौन नाज़गो? ऊंट नाज़गो, बीजे पर नाज़गो ऊंट, ठीक है। डीजे पर तो देखो, डीजे पर तो इंसान नाचते ही है, वैसे भी इंसान नाचते हैं, ऊंट के लिए बीजे बजाना पड़ता है, डीजे कौन बाजे? बीजे। तो बी से ले लेना आप कौन सा? बीकानेरी, बी से कौन सा? बीकानेरी। जे से जैसलमेरी, जैसलमेरी, जैसलमेरी की ही एक नस्ल है वैसे ये, नाचना, नाचना गांव भी है जैसलमेर में, आपको पता है, रेगिस्तान के प्रसार के लिए जाना जाता है। और यहां से लेना है आपको गोमट, गोमट, गोमट जो है ज्यादातर ये फलोदी के आसपास पाया जाता है और बोझा ढोने के लिए ये विश्व विख्यात है। आपके नाचना जो है बहुत ही तेज दौड़ और ये सजावट वगैरह जो भी इनके होते हैं उसके अंदर आपके नाचना ऊंट प्रसिद्ध है, उसको काम में लिया जाता है। बाकी नस्लें ध्यान में रखें आप, अलवरी, कच्छी वगैरह ये भी सारी ऊंट की ही नस्लें होती है। तो ये ऊंट से संबंधित कुछ फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखने हैं। फिर साथियों अपन देखते हैं घोड़े। अब घोड़े जो है सर्वाधिक, यदि बात करें कि भारत में सर्वाधिक घोड़े कहाँ है, तो भारत के अंदर सर्वाधिक घोड़े साथियों आपके यूपी के अंदर है, ठीक है। राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का तीसरा स्थान है, हिंदी में लिख देता हूं चलो, राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है घोड़ों के मामलों में। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ हैं? राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े साथियों आपके बीकानेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में न्यूनतम घोड़े, न्यूनतम आपके पाए जाते हैं डूंगरपुर के अंदर, न्यूनतम घोड़े हैं, ठीक है। अश्व प्रजनन केंद्र, देखो राजस्थान में कुल जो अश्व प्रजनन केंद्र है उनकी संख्या पूछी जा सकती है, नाम मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, लेकिन संख्या ध्यान रखना। राजस्थान में कुल 10 अश्व प्रजनन केंद्र है। कितने हैं? 10 अश्व प्रजनन केंद्र है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जहां भी घोड़े ज्यादा है वहीं है, बीकानेर में आपके राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र है। अब इसकी नस्लें, इसके लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं, आपको 2-3 ही नाम याद रखने हैं। एक तो आपके नस्लों में आ जाएगा मालानी, मालानी नस्ल का घोड़ा आएगा, एक आएगा मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी, और एक ध्यान रखना आपको काठियावाड़ी, काठियावाड़ी। मालानी जो है बाड़मेर, देखो बाड़मेर में मालानी स्थान है तो मालानी उसके लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ी जो है घोड़े सर्वाधिक, यदि घोड़े राजस्थान में कोई पाए जाते हैं तो वो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। और काठियावाड़ी की खासियत यह है, काठियावाड़ी लिख दिया चलो, काठियावाड़ी है ये, काठियावाड़ी, काठियावाड़ी की नस्ल ये है, इसके मस्तिष्क की जो हड्डी है वो उभरी हुई होती है। और ये काठियावाड़ी नस्ल के जो घोड़े हैं ये महाराणा प्रताप के जो चेतक घोड़ा था उससे मिलते जुलते हैं। ये नहीं है कि ये चेतक ही था, चेतक इस नस्ल का था, नहीं, चेतक से मिलते जुलती नस्ल के हैं ये, क्योंकि चेतक तो एक अरबी घोड़ा था और अरबी व्यापारी लेकर आया था। मैंने एक जब अपना चैनल स्टार्ट हुआ था उसके महीने 2 महीने बाद में एक वीडियो बनाया था घोड़ों से संबंधित, उसमें महाराणा प्रताप के चेतक, एटक, केटक तीनों की स्टोरी बताई थी, पूरी की पूरी स्टोरी बताई थी। और सारे घोड़े जिन जिन के प्रसिद्ध पूछे जाते हैं, उम्मेद सिंह का हुंजा है, ये चेटक है, जितने भी घोड़े हैं सारे घोड़े
वो सारे के सारे आपने लक्ष्मीबाई के वगैरह सब घोड़े उसके अंदर एक साथ बता दिए थे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो पुरानी क्लासेस में जाकर देखोगे तो मिल जाएगा, वो ढूंढना पड़ेगा प्लेलिस्ट में जाकर वैसे, और नहीं तो फिर घोड़ों से संबंधित लिखकर और गौरव ज्ञान धारा इस ऐसे करके सर्च करना तो मिल जाएगा आपको, उसके अंदर फैक्ट मिल जाएंगे आपको। तो वो चीज घोड़ों से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। एक ये आलम जी का धोरा पूछा जाता है, इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। ये आलम जी का जो धोरा है ना, इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, और ये बाड़मेर के अंदर है। कहाँ है? बाड़मेर के अंदर, गुड़ामालानी के अंदर है, वहां बाड़मेर में। तो आलम जी का धोरा ध्यान रखना, बाड़मेर, और इससे संबंधित ये चीजें हैं जो मैंने आपको दे दी है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें नोट कर लेना, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। पशुधन में अपन पशु पढ़ रहे हैं तो उनके साथ में पशुधन से संबंधित ये चीजें भी पढ़नी पड़ेगी कि उनमें कौन से रोग पाए जाते हैं और अलग अलग उनकी कोई विशेषताएं हैं। तो सारी चीजें अपन एक बार क्लियर करते हैं। तो इनमें रोग क्या है, सीधे इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें सीधे ही आपको रोग के नाम ध्यान रखने होंगे। इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। तो इसमें साथियों ये है कि भेड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शीप बोलते हैं। तो शीप पॉक्स, जैसे अब बकरी में होगा तो गॉट पॉक्स, और मुर्गियों में होगा तो चिकन पॉक्स, तो ये उनमें पाया जाता है। ब्लू टंग और फड़किया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लू टंग और फड़किया ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये भेड़ के रोग है। गाय और भैंस में खुरपका मुंह पका, वैसे खुरपका और मुंह पका हर पशु का रोग है, सभी में होता है। और ज्यादातर जो दुधारू पशु होते हैं उसमें ये थिलेरियसिस और बेबीसियोसिस, गर्भपात संक्रमण वगैरह वगैरह ऐसे रोग, बहुत सारे रोग हैं जो होते हैं, लेकिन अपन थोड़े से इनको ध्यान में रखें। तो ये गाय और भैंस के रोग हैं। बकरी की बात करें, ये देखो गॉट पॉक्स आ गया, एंथ्रेक्स है। ये एंथ्रेक्स जो है घोड़ा होता है, घोड़े के अंदर भी पाया जाता है, और ग्लैडस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊंट के अंदर सर्रा और तीवरसा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुर्गियों के अंदर रानीखेत, फाउल पॉक्स, बर्सल, खूनी पैचिस, चिकन पॉक्स आदि ये सारे मुर्गियों के अंदर पाए जाने वाले रोग हैं। बाय द वे, हालांकि प्रश्न यहां से जो बनते हैं वो एक तो ध्यान रखना, ऊंट इंपॉर्टेंट है, एक घोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये ब्लू टंग फड़किया ये भेड़ के ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से बनने की ज्यादा संभावना रहती है। फिर भी अपन सभी को ले रहे हैं कि क्या पता प्रश्न एग्जामिनर का उस समय दिमाग कैसा चलता है, बना दे। अब अपन जब पशुधन की गणना देखते हैं तो इसमें मुर्गी और खरगोश की गणना नहीं की जाती है। मुर्गी और खरगोश की गणना यूं नहीं की जाती है कि मुर्गी मान लो आज गिनी, कल कितनी कट जाएगी, कम हो जाएगी, पैदा भी जल्दी स्पीड से होती है और कम भी फटाफट होती है। तो इन चीजों की गणना उसमें करते नहीं है। वैसे एक आंकड़ा तो बताते हैं कि ये है, लेकिन उसको शामिल मतलब गणना के अंदर ऐसे पशुधन के श्रेणी में शामिल नहीं करते। वैसे अपने नॉलेज के लिए बताते जरूर है उनके कि इतनी मुर्गियां इस दिन थी। अब मान लो कि आज बता दी कि 4 करोड़ थी और कल कट गई काफी सारी, क्यों मुर्गी तो देखो चिकन और मांस उत्पादन के लिए पोल्ट्री फार्म लगाते हैं, तो इसलिए मुर्गियों की गणना नहीं करते हैं। चलिए मांस का आ रहा है प्रश्न। तो मांस से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न ऐसे बनते भी है। चलिए इसको ये थोड़ा सा देख लेना आप, इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट लेकर, मैं थोड़ा सा मैंने मिटा दिया इसको। तो मांस से संबंधित क्या है कि मांस के प्रकार है, कई तरह के मांस के प्रकार है और उनसे संबंधित नाम पूछे जाते हैं। अब जैसे नाम में आपको पता ही है कि चिकन किसे कहते हैं, कि चिकन साहब मुर्गी जो होगी, मुर्गियों का जो मांस होगा वह चिकन कहलाएगा, चिकन कहलाता है। तो फिर मटन कहते हैं एक तो बकरा, ठीक है, बकरा कटेगा सब में बटेगा, ऐसी कहावतें हैं, कहावतें रे भाई कौन कटे, ठीक है। बकरा और भेड़, ठीक है। क्या बकरा रोया क्या तरबूज रोया क्या? सर तरबूज होता है, कोई कहता कद्दू होता है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तरबूज कटेगा सब में बटेगा। अपा कहता बकरा कटेगा तो सब में बटेगा। अब सब तो खावे भी कौन, बाटन का ही मतलब। तो बकरा और भेड़ जो है उसके मांस को मटन कहा जाता है। और एक ध्यान रखना, एक आता है आपके ब्रॉयलर। ब्रॉयलर जो होता है वो साथियों चूजे का मांस होता है। ज्यादातर कहीं मटन शॉप या मीट की दुकान के सामने से निकलते हो तो वहां पे ये लिखा होता है, या तो ब्रॉयलर लिखा होगा, वे बॉयलर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो या तो ब्रॉयलर लिखा होगा या चूजे का मांस ऐसे लिखा होगा। अब जो शुद्ध शाकाहारी है उन्हें थोड़ा सा इसमें पढ़ने में देखो, बाकी पढ़ना तो पड़ेगा, अपने तो जीके पढ़ने से मतलब है, आंकड़े याद रखने हैं आपको, कोई इसमें टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेना है, ठीक है ना।
तो ब्रॉयलर कहते हैं इसे, ठीक है। और बताऊं आपको, सुअर का मांस, सुअर का मांस कहलाता है आपके पोर्क, क्या कहलाता है, पोर्क कहलाता है। और ये इंपॉर्टेंट, बकरी का, बकरे का मांस अलग है, बकरी का मांस अलग है। बकरी का जो मांस है वो चेवड़ी कहलाता है और बहुत बार प्रश्न में बना है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। बकरी का मांस क्या कहलाता है, चेवड़ी। तो देखो गुरु जी, बकरी बकरे मांस में क्या अंतर है, ऐसा है बकरी और बकरे के मांस में अंतर है और खाने वाले एक झटके में पहचान लेते हैं कि ये बकरी का मांस है या बकरे का है। तो बकरी के मांस में एक तो अंतर ऐसा पहचान में आता है कि बकरी के मांस को मतलब पकने में समय लगता है, पकने में काफी समय लगता है, टेस्ट में अंतर आ जाता है। अब लोगों के दिमाग में ऐसा होता है मांस तो मांस है, इसमें भी क्या टेस्ट होते हैं, हाँ टेस्ट होते हैं, तो जो पारखी होते हैं उन्हीं को पता चलता है, बाकी तो कई बार आजकल मिक्स मिल जाता है सब जगह। तो ये सारी चीजें देखो, जो जो इसमें इंटरेस्ट लेते होंगे ना उन्हें बड़े अच्छे से समझ में आएगी ये। और बाकी जो जिन्हें शुद्ध शाकाहारी, वैसे मनुष्य सर्वाहारी के अंदर आता है, लेकिन जो शुद्ध शाकाहारी है उन्हें बिल्कुल ये लगे गुरु जी आज क्या पढ़ा दियो, राम 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 हिनान करनो पड़ी, मान तो कर लीजो, कहीं को नहीं पढ़नो तो पड़ी। बकरी आ गई, ठीक है। चलिए और आपके क्या रह गए, गाय और भैंस। गाय और भैंस अपने यहाँ तो नहीं लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा ये खाया जाता है। और गाय और भैंस का जो मांस होता है वो बीफ कहलाता है, क्या कहलाता है, बीफ। इस टॉपिक को किसी और अन्य उद्देश्य से या ऐसी भावना से नहीं देखे, ये सिर्फ और सिर्फ अपन पढ़ने के उद्देश्य से देख रहे हैं कि यदि प्रश्न बनता है तो हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। तो मैंने आपको ज्यादातर किताबों में ये एक चीज ही दे रखी होती है, मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दी कि इनसे संबंधित प्रश्न बने तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब एक जानने, नॉलेज तो हो गया, बाय द वे प्रश्न बने नहीं बने लेकिन नॉलेज अपने पास में होना चाहिए, तो नॉलेज हो गया आपको एक तरह से। तो अब स्क्रीनशॉट लेकर वही अपना सिस्टम, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ और फिर पढ़ते हैं अपने। वैसे तो पशुधन से संबंधित बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है और ऐसी भी होगी जो कई चीजें अपने ध्यान में नहीं हो, और वैसे कोशिश की है कि क्लास अपने उस लेवल की चले, और फिर भी जो है अपना प्रयास पूरा रहेगा, यदि कोई चीज छूटती भी है तो उसे भी करवा देंगे। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है अपना देखा जाए तो पशु मेले, और पशु मेले में भी मैं आपको पशु मेले जो है पशु विभाग द्वारा आयोजित जो पशु मेले वो अपन को ध्यान में रखने विशेष तौर पर, क्योंकि ये जो पशु मेले हैं इनमें से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। छोटे छोटे तो क्या है, ऐसे तो बहुत होंगे, लेकिन अपन को ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसमें अब मैं आपको स्थान बता रहा हूं, इसका कब मनाया जाता है ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। इसके दो कारण है, एक तो क्या है कि अपन मेलों में पढ़ लेंगे इनको व्यवस्थित रूप से, और लेकिन दूसरा कारण ये है कि आप अब उजाला पक्ष, अंधेरा पक्ष, इसमें सब में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि स्थान भी कई बार याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो अपन एक एक चीज को याद करते हुए चले, यहाँ पे स्थान याद कर लेते हैं, वहां पे मैं आपको इनकी तिथि भी याद करवा दूंगा कि इस तरीके से इनकी तिथि याद रखी जाएगी। तो साथ साथ में मतलब जो टॉपिक दूसरे से संबंध है तो कुछ टॉपिक के कुछ अंश जो है उनमें भी पूरे होंगे आपके। इसलिए कहता हूं कि नियमित बने रहे, तो नियमित रूप से जो विद्यार्थी बने हुए उनको कहीं ना कहीं लगातार फायदा होता रहेगा। अब इसमें ऐसा है कि देखो दो मेले जो है, एक तो गोमती सागर पशु मेला और एक चंद्रभागा पशु मेला, ये दोनों जो है ये दोनों झालावाड़ के हैं। कहाँ के हैं? झालावाड़, झालावाड़ में आयोजित होते हैं। अब इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा हालांकि अभी आपको। श्री तेजाजी पशु मेला, बाबा रामदेव पशु मेला और श्री बलदेव पशु मेला, ये तीनों जो है, इसीलिए इनको मैंने इस तरीके से लिख रखा है, ये तीनों मेले जो है ये नागौर में होते हैं। कहाँ के हैं? नागौर में। तो देखो तीन मेले नागौर के, यानी सर्वाधिक पशु मेले यदि पूछे जाए तो नागौर में आयोजित होते हैं, ध्यान रखें। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी नाम से ही पता चल जाता है कि ये कहां पर आयोजित होता होगा, तो ये हनुमानगढ़ में आयोजित होता है, ठीक है। गोगा जी के अंदर और पढ़ेंगे व्यवस्थित रूप से। जसवंत पशु मेला कहां आयोजित होता है साथियों? जसवंत पशु मेला आपके भरतपुर के अंदर होता है, जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भी इसे कहते हैं, ठीक है। कार्तिक पशु मेला, तो कार्तिक पूर्णिमा को ये भरता है, वो आपका पुष्कर वाला जो रंगीन मेला है ना, वही है ये, सर्वाधिक ऊंट बिक्री के लिए जो जाना जाता है वही कार्तिक पशु मेला है। महाशिवरात्रि पशु मेला, तो महाशिवरात्रि पशु मेला साथियों आपका करौली के अंदर आयोजित होता है, और मल्लीनाथ पशु मेला आपका होता है बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर में भी तिलवाड़ा, ठीक है, तिलवाड़ा
बाड़मेर मल्लीनाथ जी से संबंधित है और बाड़मेर तिलवानाम सबसे प्राचीन मेला भी ये माना जाता है कि सबसे पुराना मेला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद रखना है। हाँ चलो, मैंने आपको ये वाले मेले वाली ट्रिक का कहा था, तो इसमें आपको ये ट्रिक ऐसे याद रखनी है। इसकी ट्रिक आप ले लीजिए, गौचंद्र झाला, गौचंद्र झाला, और ये आपकी जो है झालावाड़ में आयोजित पशु मेलों की ट्रिक है। झाला आ गया, गोमती सागर आ गया और चंद्रभागा पशु मेला आ गया। देखो दोनों ये आपको याद हो जाएंगे इससे। फिर नागौर के पशु मेले की आपकी ट्रिक मैं दे देता हूं कि 13 बल, इसकी ट्रिक है 13 बल नागौर में दिखा, नागौर में दिखा। हाँ, कहां दिखा, यहां नहीं, नागौर में दिखा। वैसे नागौर देखो बल के लिए वैसे ही जाने जाते हैं, नागौर के नागौर के बैल है ना, नागौर के पहलवान, नागौर के बैल तो वैसे भी हष्ट पुष्ट और ताकत के लिए, मजबूती के लिए ही जाने जाते हैं, तो बल वैसे याद आ जाएगा। 13 बल, अपन मान लो बैल को ही कह रहे हैं, 13 बल नागौर में दिखा, 13 बल नागौर में। तो तेजाजी पशु मेला आ गया, रामदेव पशु मेला और ये बलदेव पशु मेला, तीनों ही यहां से आपके निकल जाएंगे। कहाँ आयोजित होते हैं, तो नागौर में आयोजित होते हैं। और इस तरीके से अपना पशुधन श्रेणी का जो टॉपिक है वो यहाँ पूरा हुआ साथियों।